चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम स्पेशल केस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। एक हमारा जो पे बैक पीरियड है उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बाकी है, और एक और पॉइंट जो आईआरआर में हमने यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व करने की जो ट्रिक पड़ी थी उससे रिलेटेड भी मुझे एक दो चीज़ें और बतानी है। ठीक है, बेसिकली हमने जो एक नॉर्मल क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, तो उसमें आपके पास में थोड़ी सी चांसेस कम थे, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन अभी मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन लूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा, समझाऊँगा कि फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करते थे लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे करते। ठीक है, चलिए तो वो सबसे पहले बताऊँगा, उसके बाद स्पेशल केसेस। देखिए आईआरआर में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने कहा आईआरआर में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। यहाँ पे कहाँ गए हमारे नोट्स, ये रहा। आईआरआर में हमने लास्ट टाइम हमने कुछ एक क्वेश्चन करा था। ठीक है, आईआरआर आपके पास में, आईआरआर का कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, एमआईआरआर करा था, आईआरआर करा था लास्ट टाइम। तो एमआईआरआर में तो ठीक है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिटर्न डिवाइड बाय, हमने वो किया था और वहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी करे थे, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ फैक्टर लिया जाता है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन कुछ हमने बताई थी इस तरीके से। आईआरआर पे आइए, हमारे आईआरआर में क्या करना होता है। आईआरआर में स्टेप कुछ इस तरीके से होता है कि आपको दो रेट एज्यूम करने होते हैं, एनपीवी आपको निकालना होता है उन दो रेट से। ध्यान रहे, एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे, उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि अगर रेट के लेफ़्ट साइड जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड जाओगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो एजम्पशन के बेस पे मैंने आपको वो भी चीज़ समझाई थी। देखिए बेसिकली मुझे इस वीडियो में यहाँ पे मेनली यही बताना है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद उसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था, सिंपल सा, यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो हमने परसेंटेज को इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले पे जाऊँगा, राइट। सॉल्यूशन वगैरह आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं समझा चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके की, दो प्रोजेक्ट है और कहता है कि आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, जो कि ऑलवेज गिवन होता है रेट, ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कहता है कि आप एक काम करिए, एनपीवी निकालिए और आईआरआर भी निकालिए। आईआरआर के लिए हमें 2% एज्यूम करने होते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आईसीआई जो है 5-6 रेट आपको दे के चलता है, जिसमें से आपको यहाँ पे आंसर निकालने होते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो हमारे पास में क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली एनपीवी सबसे पहले पूछा है, एनपीवी आप खुद से निकाल लेंगे, 10% से आपको एनपीवी निकाल लेना है, राइट। तो यहाँ पे एनपीवी निकाला हुआ है, 10% नहीं 12% है, हाँ 12% से एनपीवी निकाल लेंगे, आपके पास में एनपीवी आ जाएगा बोथ प्रोजेक्ट के। ठीक है, इसके बाद आईआरआर निकालना है। तो देखिए 12% से एनपीवी तो एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक और एनपीवी निकाल लीजिए। ठीक है, एक और परसेंटेज एज्यूम कर लीजिए, 12% से तो कैलकुलेशन हो ही रखा है ना, तो यहाँ पे दूसरा परसेंटेज एक ही एज्यूम करिए। हालांकि इन लोगों ने क्या किया है, 50% एज्यूम किया है, 15% एज्यूम किया है, इस तरीके से कैलकुलेशन किया। हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे, 12% से एनपीवी तो ऑलरेडी निकाल रखा है, क्वेश्चन ने खुद कहा है। तो अब ऐसा कोई परसेंटेज ले लो जिससे आपका जो एनपीवी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई रेट एज्यूम कर लेंगे जिससे एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी, राइट साइड जाना पड़ेगा, मतलब कि हायर रेट एज्यूम करना पड़ेगा तो नेगेटिव जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5-5% लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ट्रायल एंड एरर के लिए एग्ज़ाम में जनरली नहीं कहते, 5-6 रेट आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, उससे उन्हीं में से आपको कोई ना कोई एज्यूम करके कैलकुलेशन करना होता है, राइट। अब यहाँ पे सिंपली मेरी बात समझिए, इन लोगों ने यहाँ पे आईआरआर का फॉर्मूला पुट करा, इन लोगों ने एज्यूम किया है कि एक 50% है, एक 15% है, ठीक है, जिससे एनपीवी इन लोगों ने निकाला है। मैं बेसिकली यहाँ पे समझाना ये चाहता था कि ये फॉर्मूले में जो वैल्यू आपने पुट करी उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे मैं एक बार आपको अच्छे से बता दूँ, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसे सॉल्व करने का तरीका अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसे सॉल्व करते, 15% आपको यहाँ पे गिवन है, 15% प्लस, फॉर्मूला तो यही होता है, लोअर रेट प्लस करेंगे एनपीवी ऑफ लोअर डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ लोअर माइनस एनपीवी ऑफ हायर, और हायर रेट माइनस लोअर रेट, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको ऑलवेज पुट करना है, आईसीआई में पुट करा हो ना करा हो, हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, राइट। मैंने इस तरीके का ही क्वेश्चन एक करवाया आपको।
तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, इसके बाद वैल्यू 285 500। मैं बेसिकली इसको समझाना चाहता हूँ कि सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको स्टूडेंट को शायद ना पता हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। इनटू यहाँ पे कितना है 50 माइनस 15, 50% है माइनस 15, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये 15 है वो लास्ट तक ऐसे के ऐसे ही रहेगा। प्लस के बाद की जो चीज़ें सबसे पहले उसको ख़त्म करो, ठीक है, उसको ख़त्म करो। तो देखिए यहाँ पे 22,85,500 और नीचे कितना रहेगा, प्लस हो जाएगा 2,85,, ये 500 है यहाँ पे 285,500, 285 800 है का 800 है, ठीक है। 285 800 है, ठीक है। 285 800 है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 285 800 प्लस 70600। तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस 285 800 डिवाइड बाई, ये प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे टोटल आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि 356, मतलब कि 3,56,400 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 माइनस 15 कीजिए, 50 माइनस 15 मतलब कि 35% आ रहा है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। आईआरआर का ऑलवेज सॉल्यूशन कुछ इसी तरीके से करेंगे आप। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15% को लास्ट तक ऐसे ही रहने देना है, प्लस के आगे का जो है वो लास्ट तक ऐसे के ऐसे ही रहेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे एक मिनट ज़रा, हाँ, तो ये प्लस इसे डिवाइड करिए, 285 800 डिवाइड बाई 356 400, तो इज इक्वल टू ये आएगा 0.8019, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना कंपलसरी रखिए, और इनटू क्या करना है 35%। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे पॉइंट में है तो यहाँ पे भी पॉइंट में कन्वर्ट करो, या फिर ये से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, राइट। दोनों में से कोई एक चीज़ करो। यहाँ ये तो पॉइंट में है तो इसे भी पॉइंट में ही कन्वर्ट करो, 0.35, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिए आईआरआर में जब हम इसे सॉल्व करें, अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट से पॉइंट ही होगा या फिर परसेंटेज से परसेंटेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15% ऐसे ही लास्ट तक रखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करिए, ये परसेंटेज हटा दीजिए, 0.35 लिख दिया ना। 35% मतलब कि 0.35 इंटू 0.35 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.28066, ठीक है। अब प्लस करना है, देखिए पॉइंट से पॉइंट होगा, प्लस से परसेंटेज से परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, या फिर इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों में से कोई एक करिए। मैं एक काम करता हूँ, इसे 0.15 लिख देता हूँ और इसमें ऐड करेंगे 0.28066, ठीक है। इसे ऐड करिए प्लस 0.15, तो आपके पास में कितना आंसर आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 0.43067। मैंने ऑलवेज कहा है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहता हो रहा हूँ कि जहाँ पे रेट निकालना हो तो आप पॉइंट और परसेंटेज दोनों में ही लिख के आएंगे, कंपलसरी रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा और करके लिखेंगे 43 पॉइंट आपके पास में 0.667%, दोनों तरीके से लिख के आएंगे, पॉइंट में और परसेंटेज दोनों में। मैंने सोल्व करने का तरीका सबसे पहले बता रहा हूँ, सोल्व करने का तरीका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन लिया कि 15% जो प्लस के आगे का है उसे लास्ट तक ऐसे ही रखिए। सोल्व आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है, प्लस के बाद की चीज़, ठीक है। सबसे पहले इसे डिवाइड करके आंसर निकालिए, ये निकाला। फिर देखिए कि ये पॉइंट में है तो यहाँ पे भी पॉइंट में ही होना चाहिए, या फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस करना है तो दोनों परसेंटेज में होना चाहिए या फिर दोनों पॉइंट में होना चाहिए, इतनी चीज़ याद रखिए। तो ये पॉइंट में है तो इसमें भी हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है। फिर इसमें ऐड करना था, मैंने अभी अभी कहा कि सर परसेंटेज से परसेंटेज ही होगा या फिर पॉइंट से पॉइंट होगा, ये परसेंटेज है ये पॉइंट है, नहीं हो सकता। तो एक काम करिए, इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसे मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आपके पास में आ गया, ठीक है।
परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते तो ये क्या हो जाता है सर 28.066, तो 15 प्लस 28.066 तो वही आंसर आता है 43। तो दोनों एक ही चीज़ है राइट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करिए या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करिए। ये चीज़ मुझे सिंपली यहाँ पे समझानी थी कि सॉल्यूशन आईआरआर का आपका इस तरीके से होगा। परसेंटेज डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। 2 परसेंटेज एज्यूम करने, एनपीवी एक का नेगेटिव होना चाहिए, एक का पॉजिटिव, राइट। ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर। अब आ जाइए स्पेशल केसेस में। एक पॉइंट जो मुझे लग रहा था आपको समझाना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व कैसे करना होगा, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कहता है कोई शिवा लिमिटेड करके क्वेश्चन है, ठीक है। शिवा लिमिटेड करके कोई यहाँ पे कंपनी है, कहता है प्लानिंग कर रही है। ये प्लानिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या? आंसर इज नो, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो सकती। आगे क्या कहता है? कहता है कि इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने का पूरा प्रोग्राम डिसाइड हो चुका है इनका, और कहते हैं कि 5 साल का यहाँ सॉरी 5 प्रोजेक्ट है यहाँ पे इनके पास में। 5 प्रोजेक्ट इन लोगों ने डिसाइड किए। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन। जैसे कि मैं ही आपको जो है 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है राइट, एग्जाम्पल है 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और मैं कहूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ का करेंगे? मल्टीपल ऑप्शन कहेंगे। कोई एक स्टूडेंट कहेगा कि मैं तो यहाँ पे फास्ट फूड की शॉप में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई कहेगा कि मैं एफडी बना दूंगा बैंक में, कोई कहेगा फ्लैट में मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बढ़िया सा घर परचेज़ करना है, ठीक है। दूसरा कहेगा कि मुझे बिजनेस में डाल देना है इसे, दूसरा कहेगा कि मैं एक्स्ट्रा मल्टीपल ऑप्शन, कोई कहेगा लैंड में परचेज़ करना है तो उसमें ये 10 लाख ऐड कर दूंगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो मल्टीपल आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन निकल के आएंगे। वैसे ही इस कंपनी के पास भी मल्टीपल ऑप्शन है, जिसमें से इस कंपनी ने क्या है 5 प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे हैं, ठीक है। अब 5 प्रोजेक्ट इनके पास में है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमें लेना चाहिए। तो ये आपसे पूछेंगे कि बताइए 5 में से हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं कि पाँचों प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है। ये तो पहली कंडीशन है। अगर कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है तो उसका एनपीवी पॉजिटिव होना कंपलसरी। अगर नेगेटिव है तो वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एनपीवी में मैंने पढ़ा है आपको, एनपीवी में क्या पढ़ाया? एनपीवी में मैंने पढ़ा है कि अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो वो नेवर एक्सेप्ट, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि आप चिंता ना करें, हर एक प्रोजेक्ट के पॉजिटिव जो है एनपीवी रहेंगे, ठीक है। मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल तो है ही है, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि कंपनी का कट ऑफ रेट जो है, कट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे हमें कहते हैं, ठीक है, कट ऑफ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, मतलब कि बेसिकली ये परसेंटेज देता है वो एनपीवी निकालने के लिए 15%। कट ऑफ रेट 15% है। कहता है इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू बीइंग फॉलो। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है। कहता है प्रोजेक्ट है, जो 5 प्रोजेक्ट की बात कर रहा था वो यहाँ पे गिवन है। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, देखिए माइनस में दिख रहा है। माइनस का मतलब सर इन्वेस्टमेंट एक तरीके का खर्चा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में इनकम मिलेगी, इसलिए देखिए माइनस में दिख रहा है, राइट। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एनपीवी 15% के हिसाब से कैलकुलेट करके दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेट ही करके दे रखा है भाई, ज़बरदस्त। वरना होता क्या है कि हमें ये खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। वरना नॉर्मल एनपीवी के क्वेश्चन में क्या होता है, हमने क्वेश्चन किए थे, आउटफ्लो दिया जाता है खर्चा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नाम से, और फिर इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट देते, ठीक है। इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट ईयर के देते 1 2 3। फिर हम इससे क्या करते हैं सर, इसका जो अमाउंट होता है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर के लिए रेट दिया जाता है क्वेश्चन में, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एनपीवी निकल के आ जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता है। लेकिन बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि ये जो एनपीवी है ये खुद यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं। सारे के सारे एनपीवी पॉजिटिव है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन ने खुद कहा था कि एनपीवी पॉजिटिव रहेंगे, खुद सारे के सारे एनपीवी पॉजिटिव है, बढ़िया है। अब ऐसा क्यों किया आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा, वरना तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाने के लिए कहा जाता है। तो कहता क्या है? कहता है कि कंपनी के पास लिमिटेड यहाँ पे कैपिटल स्पेंडिंग है। ओके, ये दिक्कत है। कहता है कि 5 प्रोजेक्ट तो हमने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, 5 प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इन्हीं में से कोई में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, ठीक है, कंपनी ने जैसे देखिए, जब कंपनी ने हमें पूछा कि इन 5 में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? सभी के एनपीवी पॉजिटिव है, सब में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपनी ने धीरे से बताया कि सर एक दिक्कत है। हमने कहा बताइए। कहता है कंपनी कहती है कि हमारे पास में लिमिटेड कैपिटल स्पेंडिंग है।
मतलब कि पैसे कम है, पैसे हमारे पास में 1,20,000 ही है। तो आप बताइए कि 1,20,000 कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने चाहिए? तो अब दिक्कत वाली बात है। पहले अगर आपके पास में फुल फॉर्म अमाउंट होता आपके पास में, तो सब में इन्वेस्ट कर देते, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी ने धीरे से बाद में कहा कि हमारे पास में 1,20,000 रुपये ही है, कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो दिक्कत वाली बात हो गई। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न फ्रॉम द पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे निकालना है रिटर्न, ठीक है, प्रोजेक्ट में से कितना रिटर्न मिल रहा है विद इन अ कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर एंड आर डिविजिबल, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसने कहा कि सर एक काम करिए, रिटर्न निकालिए फ्रॉम द प्रोजेक्ट। रिटर्न का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, मतलब कि कितना खर्चा करने पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो परसेंटेज। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, इसमें क्या रिटर्न निकालना, टेंथ की टेंथ के स्टूडेंट को आता है रिटर्न निकालना। क्या है रिटर्न सर, कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, 15, देखिए 50,000 का खर्चा किया, उस पर हमारी इनकम कितनी हुई? 15,400। 50,000 का खर्चा किया तो इनकम कितनी हुई? 15,400। रिटर्न परसेंटेज क्या होगा सर? सीधी सी बात है, देखिए 15,400 डिवाइड बाई 50,000 करना होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूँ। फॉर्मूला होता है आपका एनपीवी डिवाइड बाई खर्चा। एनपीवी डिवाइड बाई खर्चा मतलब कि इन्वेस्टमेंट। एनपीवी डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट करोगे, जो परसेंटेज आएगा उसे हम कहेंगे रिटर्न परसेंटेज। 15,400 डिवाइड बाई 50,000 परसेंटेज करेंगे, 30.8% आएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा? 30.8%। लो जी, ऐसे ही परसेंटेज आपको निकालना है। रिटर्न पूछा है तो रिटर्न सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट है आपके पास में, यहाँ पे कितना निकल के आया, पॉइंट में लिख देते हैं 0 पॉइंट, ये रिटर्न की बात कर रहे हैं, राइट। वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे, वर्किंग नोट में हम यहाँ पे दिखाएंगे कि रिटर्न कैसे निकलता है। रिटर्न कैसे निकलता है वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे, ठीक है। रिटर्न वर्किंग नोट में क्या दिखाएंगे? वर्किंग नोट में हम एक ही चीज़ दिखाएंगे कि आपके पास में एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करने से, वर्किंग नोट में हम ये दिखाएंगे कि एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो 15,400 डिवाइड बाय 50 करिए, 15,400 डिवाइड बाय 50,000, तो यहाँ पे 0.308, ठीक है। इसके बाद 18,700 डिवाइड बाई 40,000, तो 0.4675, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 10,400, 10,100 है, ठीक है, डिवाइड बाई 25,000, तो यहाँ पे 0.404, ठीक है। इसके बाद 30,000 है, यहाँ पे 11,200 डिवाइड बाई 30,000, तो 0.37 है, 3733, ठीक है। इसके बाद 19,300 डिवाइड बाई 35,000, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लेना है, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब समझ लेते हैं, राइट। चलिए, देखिए इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट ए में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 30.8% आपको वापस मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोजेक्ट ए में 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, तो उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा? रिटर्न मिलेगा 30.8%, मतलब कि यहाँ फिर 0.308 कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए 100 इंटू 0.308 करेंगे तो कितना आ रहा है सर? 30 रुपीज़ एंड 8 पैसा, मतलब कि 30.8 आपके पास में आ रहा है। 30.8 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। 100 रुपये खर्चा करेंगे तो 30.8, ये एनुअली होता है, राइट। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि 100 रुपये खर्चा करेंगे तो आपके पास में 30.8 ही मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि 100 रुपये खर्चा किए वो तो मिलना ही मिलना है।
आपको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा 30.8 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अगर 100 रुपये में प्रोजेक्ट बी में खर्चा करूँ तो 100 इंटू करिए 100 इंटू 0.4675 कितना आया सर, 46 रुपीज़ 75 पैसा, मतलब कि 46.75 रुपीज़ आपके पास में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोजेक्ट बी में 100 रुपये का खर्चा करोगे तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न मिलेगा 46 रुपीज़ 75 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे इतना समझ में आता है कि जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा वो बेस्ट होगा, जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा वो बेस्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो वो है आपके पास में सबसे पहले प्रोजेक्ट ई। ठीक है, प्रोजेक्ट ई में सबसे ज़्यादा रिटर्न है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे हैं तो वो 55% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको जो है रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो यहाँ पे रहेगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे रैंकिंग देते हैं, क्यों देते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले रैंकिंग देते हैं, देखिए मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ क्यों देते हैं। रैंकिंग देते हैं सबसे पहले, वो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं रैंकिंग के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा रेट होगा वो रैंक 1 में जाएगा, क्यों देते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले रैंक दे देते हैं, सबसे ज़्यादा कितना है 55, रैंक 1। उसके बाद बताइए कौन सा है, उसके बाद रैंक कौन सा लगेगा, वो एक के बाद एक रैंक देते जाइए। ये आपके पास में रैंक 1। इसके बाद मुझे उसके बाद तो ये 46 जब से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसे रैंक 2 देंगे। ठीक है, और इसके बाद मुझे 40 दिख रहा है, रैंक 3। ठीक है, इसके बाद 37 4, और ये रहेगा आपका 5th। ये रैंकिंग हम क्यों देते हैं समझिए। अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, इतना पैसा नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाए, तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करे हैं उसके एनपीवी के आप रैंक निकालेंगे। मतलब कि अगर पैसा है तो सबसे पहले किस में इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, सबसे पहले उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे करूँगा सर, एनपीवी आपके पास, सॉरी प्रोजेक्ट ई में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना भी आप जो है इन्वेस्ट करोगे उसका कितना देगा सर, 55.14% आपको रिटर्न देगा, तो सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट ई कहता है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 35,000। हमारे पास में कितने पड़े, लिमिटेड है हमारे पास में, कंपनी के पास 1,20,000। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, इसमें से एक काम करते हैं, 35,000 निकाल के प्रोजेक्ट ई में डाल देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ई में डाल दिया। अभी कितना पड़ा हुआ है, 1,20,000 माइनस 35,000, अभी भी हमारे पास में 85,000 है। तो एक काम करते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकंड नंबर का जो रैंक है उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट दिलाएगा उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो सेकेंड नंबर का रैंक कहाँ है, ये रहा। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर बी। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। खर्चा कितना मांग रहा है प्रोजेक्ट बी, कहता है 40,000, तो 40,000 इसमें डाल दो। तो 40,000 इसमें डाल दिया, 40,000 प्रोजेक्ट बी। ठीक है, अभी भी क्या कोई पैसा पड़ा हुआ है तो देख लेते हैं। 1,20,000 माइनस 35,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे अभी भी पैसा पड़ा हुआ है कितना, 45,000। ठीक है, 45,000 अभी भी है। तो चलिए, तो रैंक 3 पे पास जाते हैं। रैंक 3 कौन सा है सर, ये वाला। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है आपके पास में, ये प्रोजेक्ट है आपके पास में, प्रोजेक्ट है सी। ठीक है, सी आपका रैंक 3 है। वो कहता है 25,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हमने कहा ठीक है, 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, 25,000 सी में। क्या अभी भी कोई पैसा पड़ा हुआ है, तो आंसर इज यस, 20,000 रुपीज़ अभी भी पड़ा हुआ है। तो 20,000 रुपीज़ अभी भी पड़ा हुआ है, तो अभी भी किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रैंक 4 में जाएंगे। रैंक 4 कौन सा है, डी। कहता है 30,000 है इन्वेस्टमेंट,
लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि डिविजिबल है, प्रोजेक्ट जो है वो डिविजिबल है, मतलब कि आप चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 का खर्चा करना है, आप यहाँ पे चाहे तो 10,000 कर सकते हैं, 20,000, 25, 15, ठीक है। आप चाहे जैसे करें, मैक्सिमम 30,000 आपको यहाँ पे खर्चा करना रहता है। डिविजिबल का मतलब होता है कि आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा 30 डालना पड़ेगा। डिविजिबल का मतलब होता है कि आप जो है जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही है, 30,000 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे डी में 20,000 हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतने तरीके से आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। सिंपली अगर इनका रिटर्न भी हम निकालें तो प्रोजेक्ट ई में तो आपको पूरे का पूरा खर्चा किया तो पूरे का पूरा रिटर्न मिलेगा 19,200। बी में आपने पूरे का पूरा खर्चा किया है, बी में भी आपको पूरे का पूरा रिटर्न मिल जाएगा 18,700। सी में पूरे का पूरा खर्चा किया है तो पूरे का पूरा रिटर्न मिल जाएगा 10,100। लेकिन डी में, प्रोजेक्ट डी में सोचने वाली बात है, प्रोजेक्ट डी में कितना चाहिए था, 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने लायक था, जिस पे आपको पूरा रिटर्न कितना मिलता है 11,200। इसका मतलब मैं कहता हूँ 30,000 इंटू 37.33% करे तो इतना रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न का परसेंटेज, ये रिटर्न का अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आता है। कहता है कि 30,000 इन्वेस्ट करना था लेकिन हमारे पास में पैसे कम पड़ गए, 20,000 का ही इन्वेस्टमेंट करा है, तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही मिलेगा ना, उससे ज़्यादा पैसा थोड़े ना देंगे। तो 20,000 इंटू 37.33 करेंगे, रिटर्न हमें पता चल जाएगा कि 20,000 पे हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो 20,000 इंटू 37.33%, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 74,000 और 7,466। लीजिए, ये रिटर्न भी निकाल लिया, ठीक है। तो लीजिए, तो पार्ट पॉसिबल आपके पास में यहाँ पे डिविजिबल का मतलब इन लोगों ने लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है आपको ना दिए। तो डिविजिबल का मतलब ऑलवेज हमें पता होना चाहिए कि मतलब प्रोजेक्ट जितने भी अमाउंट का है आप जितना चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा 30,000 का प्रोजेक्ट है तो पूरे का पूरा 30,000 कहीं से भी लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 30,000 का प्रोजेक्ट है लेकिन आपके पास जितना पैसा है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30,000 है, राइट। उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम आप जितना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ही 30,000 का है, उस पर 40,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट ही 30,000 का है, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा उसका हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरीके से। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन की ओर देख लेते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट में राउंड फिगर राउंड ऑफ कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो राउंड ऑफ हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, हम पूरा अमाउंट में लिखेंगे। ये वैसे भी इतना अमाउंट कोई लाखों में नहीं है कि हम इसे लिख ना पाए, सिर्फ और सिर्फ 1000 में है, तो पूरे का पूरा अमाउंट लिखेंगे। ये पॉइंट में लिखते हैं, हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। बस आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से टेबल बना के देना है, लेकिन ध्यान रहे सर, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, पूरे का पूरा अमाउंट में लिखेंगे, ठीक है। रैंकिंग वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से पूरे का पूरा एक टेबल बनाइए, जहाँ पे दो टेबल बनाइए। एक टेबल में आप इस तरीके से रैंकिंग दिखाइए, दूसरा एक और टेबल बनाइए जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप इसका कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा वैसे भी, कि टोटल आपको रिटर्न कितना मिलेगा। 1,20,000 पूरे का पूरा इन्वेस्ट कर दिया, इसका टोटल करेंगे 1,20,000 आएगा ओबियसली, ठीक है। तो 1,20,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, तो इसका टोटल करेंगे, आपको मिल जाएगा 19,200 प्लस 18,700 प्लस 10,100 और 7,466। तो यहाँ पे रिटर्न आपको मिल जाएगा 55,466। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1,20,000 को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से हमें अर्निंग कितनी होगी, इनकम कितनी होगी, तो इनकम होगी 55,466, राइट। इतनी बात समझ में आपको आती है। तो ये आपको इतना ही पूछा था कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, डिविजिबल है तो आपके पास में रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर, ये आपके पास में चीज़ें क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नीचे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड की गई है, ये भी आपको सेपरेट क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है ये लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है इसका, क्वेश्चन इसका लिख लीजिए यहाँ पे,
आपके पास में मॉड्यूल तो होगा ही। आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे इसे समझाऊंगा ही। क्वेश्चन को चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर ऐसा पूछा गया, अब वो क्वेश्चन मतलब कि यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि यहाँ पे कहा कि क्या कहा गया था सर, डिविजिबल। डिविजिबल था इसलिए हमने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, वैसे तो प्रोजेक्ट 30,000 का था, लेकिन इसने कहा था डिविजिबल है। डिविजिबल है इसका मतलब 20,000 हम कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि प्रोजेक्ट अनडिविजिबल है या फिर नॉट डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ आधा अधूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। या तो आप फुल अमाउंट करिए इन्वेस्टमेंट या फिर मत करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी, देखिए ये तो डिविजिबल है उसका पॉइंट, डिविजिबल। लेकिन तब क्या होता जब ये क्वेश्चन ये कहता है कि नॉट डिविजिबल है। ठीक है। तब क्या होता, तो तब ये 1,20,000 हमारे पास में पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे होता। तो देखिए सबसे पहले तो हम रैंकिंग के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ई में ही इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ई में कितना, 35,000 खर्चा है, 35,000 ई। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके पास में सेकंड कौन सा है सर, सेकंड है आपका बी। ठीक है। कितना खर्चा चाहिए, 40,000। सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है तो 40,000 दे देंगे बी में। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड कौन सा है सर, 25। सफिशिएंट अमाउंट 25 पूरा का पूरा हमारे पास में पड़ा हुआ है, तो 25,000 इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा रुक जाइएगा, अब थोड़ा रुक जाइएगा। अब देखिए हमारे पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो 1,20,000 था, जिसमें से 35,000 ई में डाल दिया तो -35,000। इसके बाद बी में 40,000 डाल दिया, और सी में कितना डाल दिया, 25,000। तो यहाँ पे करें तो 20,000 अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है। 20,000 अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हम। या तो हमारे पास में प्रोजेक्ट ए बचता है, और प्रोजेक्ट कौन सा अभी बचता है, प्रोजेक्ट अभी ई बी सी आ गया। ठीक है ना, तो ई आ गया, बी आ गया और सी, मतलब प्रोजेक्ट डी अभी भी बचता है। अब दोनों प्रोजेक्ट का अमाउंट देखें तो एक का 50,000 है, एक 30,000 है, और वर्ड क्या है सर, नॉट डिविजिबल। या तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करो या फिर भूल जाओ आपके पास में। ठीक है। तो 20,000 हमारे पास में रुपीज़ पड़े हुए हैं, 20,000 का एक भी प्रोजेक्ट नहीं बचा, मतलब कि इसका क्या करेंगे, नॉट इन्वेस्टेबल। ठीक है। ये इन्वेस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्ट होने के लिए 20,000 का एक भी प्रोजेक्ट हमारे पास में नहीं है। ठीक है। तो ये इन्वेस्ट नहीं होना है। ठीक है। तो ये अपने, ये 20,000 का क्या होगा सर, 20,000 का कंपनी अपने पास रख लेंगी, एफडी वगैरह करवा दो और मौज करो। ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, बाकी आप फिर आपकी मर्जी क्या करना है 20,000 का वो कंपनी देखेगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट डिविजिबल है, तो भाई सीधी सी बात है कि पूरा अमाउंट चाहिए, या तो भूल जाओ। तो पूरा अमाउंट है नहीं, क्वेश्चन ने खुद कह दिया है कि लिमिटेड कैपिटल स्पेंडिंग है हमारे पास में, तो क्वेश्चन पैसा तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप सीधी सी बात समझिए कि कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जा रहे हैं दुकान पे, 10,000 की है। आप वहाँ पे जाके कहेंगे कि मेरे पास तो 1,000 रुपये है, दे दोगे 10,000 की चीज़, क्या दे देंगे, आंसर इज़ नो, आपको दुकान से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी वही है, प्रोजेक्ट को हम कहाँ पे गए, डी के पास। प्रोजेक्ट डी कह रहा है 30,000 का प्रोजेक्ट है, पूरा ही है, नॉट डिविजिबल है। हम कहेंगे 20,000 है, दे दोगे, तो डी क्या कहेगा, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। या तो पूरा 30,000 लेके आओ या फिर निकल जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया, और इसलिए हमारे पास में जेब में ही अब 20,000 पड़े रहेंगे, नॉट डिविजिबल। अब एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, जब नॉट डिविजिबल का क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लिया, तो इस पर रिटर्न कितना आएगा वो सबसे पहले बता दो, उसके बाद मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोजेक्ट ई में तो पूरा ही मिलेगा 19,200, बी में भी पूरा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पूरा ही इन्वेस्ट करना है, तो पूरा ही अमाउंट मिलेगा। या तो पूरा करो या फिर भूल जाओ। तो सी में भी हमने पूरा ही किया था, कितना था, 10,100। तो मुझे बताइए टोटल आपको रिटर्न कितना मिलेगा। रिटर्न मिलेगा 19,200 प्लस 18,700 प्लस 10,100, तो यहाँ पे 48,000। अब ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब ऐसा केस बने कि जहाँ पे प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है, जहाँ पे प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स है,
ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन पैसों की अभाव में हम इसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो लास्ट आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट हमने कितने किए सर? 3 सिलेक्ट किए। तीनों में से लास्ट कौन सा किया सर? सी। सी जो आपने सिलेक्ट किया उसको आप अल्टरनेटिव चेंज करेंगे। क्या करेंगे सर? चेंज करेंगे। कैसे? समझ में आया यहाँ सर? एक बार समझाइए। देखिए, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव चेंज करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि आपने ई, बी और सी को आपने सिलेक्ट किया, लास्ट कौन सा है सर? लास्ट सी है। लास्ट को आप जो है दूसरे अल्टरनेटिव से चेंज करेंगे। दूसरा नेक्स्ट अल्टरनेटिव चाहिए, दूसरा नेक्स्ट अल्टरनेटिव। मतलब कि सी कौन सा है सर? थर्ड रैंक। अगर सी नहीं होता तो थर्ड रैंक पे कौन आ जाता सर? सी नहीं होता तो फोर्थ रैंक वाला थर्ड पे आ जाता। अरे भाई, क्लास में भी ऐसा ही होता है ना, जो पहला दूसरा और तीसरा रैंक होता है क्लास में। तो अगर पहला रैंक वाला अगर क्लास में होता ही नहीं तो दूसरा वाला पहले पे आ तो होता। ठीक है, ऐसा ही कुछ कह रहा है कि अगर सी नहीं होता तो डी थर्ड रैंक पे होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी नहीं होता तो डी थर्ड रैंक पे आ जाता। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव को एक बार आपके कैलकुलेशन में दिखाना ही दिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या चीज़ कही, एक बार मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ, उसके बाद वापस से ये पूरी चीज़ लिखवा देता हूँ नोट्स में, राइट। सी के बदले एक बार आप जो है चेंज करेंगे नेक्स्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि डी के साथ। मतलब कि आप क्या करेंगे, ई, बी, डी में इन्वेस्ट करके देखेंगे कि इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है। 1,20,000 इन्वेस्ट करना है। और ये कहाँ पे करेंगे सर? ई में तो करना ही करना है, बी में तो करना ही करना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सी में ना करके डी में करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इससे कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ई में कितना खर्चा करना है। ई में 35,000 है। ठीक है, 35,000। बी में कितना है? 18,700। 18,700। ठीक है, और आपके पास में डी में कितना है? डी में है आपके पास में 20,000। ठीक है, मुझे बताइए इस पर रिटर्न कितना मिलने वाला है सर? इस पे रिटर्न मिलेगा, ई पे रिटर्न कितना मिलेगा? ई पे रिटर्न मिल रहा है 19,300। ठीक है, ई पे कितना मिल रहा है? 19,000। बी पे कितना? 18,700। और डी पे कितना मिल रहा है? 7,466। ठीक है, इसे चेक करेंगे कि इसमें तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या फिर कम रिटर्न। ठीक है, 7,466। ठीक है, इसका ज़रा टोटल करिए, इससे कितना रिटर्न मिलता है? 19,300 प्लस 18,700 प्लस 7,466, तो इससे मिलेगा 45,466। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे डी में 20,000 का प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, एक मिनट ज़रा देखिए फिर से एक बार। अगर यहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ही कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट आपने सिलेक्ट किया है, उसके नेक्स्ट अल्टरनेटिव से आप उसे चेंज करेंगे और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। 1,20,000 है, ई में सबसे पहले इन्वेस्ट किया 1,20,000 माइनस 35,000। इसके बाद बी में इन्वेस्ट किया 18,700। बी में कितना है? 18, एक मिनट यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे 40,000 का खर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन से ही देख के हमें सोल्व करना चाहिए था। 40,000 का खर्चा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में 40,000 माइनस किया, अभी भी कितना पड़ा हुआ? 45,000। अगर डी में देखें तो 30,000 का हम और खर्चा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 30,000 का खर्चा करूँगा, जिस पे मुझे रिटर्न कितना मिलेगा सर? 30,000 पूरा किया तो 11,200 मिलेगा। इसका रिटर्न निकालिए, कितना मिलेगा टोटल? 29,300 प्लस 18,700 प्लस 11,200, तो यहाँ पे मिलेगा 49,200। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि सर जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया उससे कितना रिटर्न मिल रहा है और नेक्स्ट अल्टरनेटिव से कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, जब ऐसा होगा फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों में से कौन बेहतर है। तो यहाँ पे तो अल्टरनेटिव ई बी डी बेहतर निकला, क्योंकि 49,200 दे रहा है, जबकि ई बी सी आपको 48,000 दे रहा था। तो ये हमारा एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहेंगे कि हमारा ई बी डी की जगह ई बी सी की जगह ई बी डी लेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर नोट्स से लिखवा दिया जाए, अगर इसी चीज़ को नोट्स में
लिखवा दिया जाए तो फिर तो क्या ही दिक्कत है ज़िंदगी में, मतलब सारे दुख ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ है कि सारे दुख ही ख़त्म हो जाएंगे अगर ये चीज़, अगर यहाँ पे अच्छी सी लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि हमें समझ में आए, ऐसे अगर नोट्स लिखवा दिए जाए तो फिर तो सारे ज़िंदगी के दुख ही ख़त्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दुख को ख़त्म करते आइए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट ज़रा, हम पहले से कौन सी पेन को ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, ब्लैक पेन, राइट, तो ब्लैक पेन को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए, और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे रेड पेन से स्पेशल केसेस। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे दे देंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्लू पेन से हम यहाँ पे पॉइंट का हेडिंग देंगे और ब्लैक पेन से पूरे का पूरा लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे पॉइंट, सबसे पहला लिखिए, हेडिंग दीजिए डिविजिबल नॉट डिविजिबल, डिविजिबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एंड नॉट डिविजिबल प्रोजेक्ट, एंड नॉट डिविजिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट की, तो डिविजिबल प्रोजेक्ट में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इन द केस ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट, इन द केस ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट, इन द केस ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं सर, हम एनपीवी के बेस पे, एनपीवी के परसेंटेज के बेस पे हम रैंक देंगे और रैंक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप इसे नोट डाउन करिए कि सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रैंकिंग दे देंगे। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट को किसके बेस पे सर, एनपीवी परसेंटेज के बेस पे, एनपीवी परसेंटेज के बेस पे हम यहाँ पे रैंकिंग दे देंगे। ठीक है, तो एनपीवी परसेंटेज के बेस पे रैंकिंग दे दीजिए। डिविजिबल का मैंने मतलब भी यहाँ पे लिख दिया सर, डिविजिबल मीन्स क्या रहता है सर, अमाउंट जो है वो कैन बी इन्वेस्टेड इन पार्ट बेसिस, पार्ट बेसिस मतलब कि आपके पास में अवेलेबल अमाउंट आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 30,000 का है लेकिन अवेलेबल अमाउंट 20,000 है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, डिविजिबल है मतलब कि 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यथाशक्ति आप योगदान दे सकते हैं, यथाशक्ति। ठीक है, तो यथाशक्ति योगदान आप दे सकते हैं यहाँ पे डिविजिबल प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आपके पास में डिविजिबल नहीं है तो, ठीक है, तो इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ नॉट डिविजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉट डिविजिबल प्रोजेक्ट, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो तब भी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मंजूर खुदा होगा इस तरीके से नहीं होगा, राइट, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए रैंकिंग देना, तो कोई भी प्रोजेक्ट है आपके डिविजिबल है नहीं है, रैंकिंग तो पहले कंपलसरी देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन सा प्रोजेक्ट में करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सेम ही है आपके पास में, पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा कि रैंकिंग तो सीधी सी बात है, रैंकिंग तो सीधी सी बात है, जनरल बात है कि वो देना ही पड़ेगा एनपीवी परसेंटेज के हिसाब से। तो पहला आपका पॉइंट तो सेम ही है, चाहे वो आपके पास में जो है डिविजिबल हो या फिर नॉट डिविजिबल हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में ये नोट्स में दिख रहा है, राइट।
चलिए, तो ये आपके पास में सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स है। सबसे पहला पॉइंट फिक्स है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, एडजस्ट कर दिया। सबसे पहला पॉइंट तो रैंकिंग ऑलवेज, चाहे वो डिविजिबल हो नॉट डिविजिबल हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सेकंड पॉइंट अब ध्यान रखिए सर, नॉट डिविजिबल का मतलब, नॉट डिविजिबल मीन्स अमाउंट कैन बी, या फिर मस्ट बी लिखिए, वर्ड ज़्यादा वजन रहेगा। अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्ट, लीजिए लिख लीजिए इसे, कि अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्ट एज फुल। या तो आप फुल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करिए या फिर भूल जाइए। ठीक है। अच्छा, जब नॉट डिविजिबल का केस होता है ना, तो यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए कि व्हेन देयर इज मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड आपके पास में एंड प्रोजेक्ट इज नॉट डिविजिबल, प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, तब एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए एंड करके, ठीक है, एक और कंडीशन, एंड कंपनी इज नॉट एबल, इज नॉट एबल, इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ नॉट डिविजिबल, बिकॉज ऑफ नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल लिखने के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। तो उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या चीज़। सबसे पहले देखिए फिर से एक बार, वेर देयर इज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट, क्वेश्चन को यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं। व्हेन देयर इज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट है या फिर नहीं है, क्वेश्चन देखिए। सर मल्टीपल 5 प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, यस सर, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि एंड, यहाँ पे एंड को हाईलाइट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल प्रोजेक्ट होगा एंड प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल, प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड हमने ये जो करवाया है वहाँ पे यही एज्यूम किया ना कि प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। कहता है एंड कंपनी इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ आपके पास में नॉट डिविजिबल। तो यहाँ पे हमने वही देखा ना सर, हमने सबसे पहले नॉट डिविजिबल का क्वेश्चन सोल्व करते थे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे सर, ए में, ई में इन्वेस्ट किया, बी में इन्वेस्ट किया, सी में इन्वेस्ट किया। अब डी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, किस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, डी में, जहाँ पे डी का जो है मूल्य कितना है 30,000, लेकिन हमारे पास में कितने पड़े 20,000, वो नॉट डिविजिबल के कारण हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो उस केस में क्या करेंगे सर, इन्हीं 3 में हमने इन्वेस्ट किया और इसके साथ ही साथ हमने इसका रिटर्न भी निकाल लिया, ठीक है। इन्हीं 3 में इन्वेस्ट कर पाए और रिटर्न निकाल लिया। लेकिन एक चीज़ जहाँ ऑलवेज ध्यान रखिए कि इसी 3 में आपने निकाला, मतलब कि नॉट डिविजिबल था, आगे प्रोजेक्ट थे, लेकिन बिकॉज ऑफ आपके पास में पैसा नहीं था तो आप आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से तो कैलकुलेशन करना ही करना है और रिटर्न तो निकालना ही निकालना है, लेकिन आप जो है नेक्स्ट अल्टरनेटिव को भी आप चांस देंगे। मतलब कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट में 2 कैलकुलेशन ज़रूर बनेगी, ठीक है। लिखेंगे कि 2 कैलकुलेशन शुड बी मेड, 2 कैलकुलेशन, यहाँ पे हाँ लिख दीजिए, चलिए इसी पेन से, 2 कैलकुलेशन
शुड बी मेड, ठीक है। दो कैलकुलेशन आपको कंपलसरी करनी ही करनी है, शुड बी मेड। अगर आपकी ऊपर की जो है आपके पास में, अगर ऊपर की कंडीशन फुलफिल होती है, तीन कंडीशन जो मैंने लिखवाई एंड करके, ठीक है, ये तीन कंडीशन आपके पास में फुलफिल होती है तो आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक तो आप जो नॉर्मल करते हैं कि आपने जो यहाँ पे करा कि पहला रैंक जो था उसे इन्वेस्ट किया, दूसरे में इन्वेस्ट किया, तीसरे में, चौथे में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जिसका चौथा रैंक था डी, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि 20,000 पड़ा था, इन्वेस्टमेंट 30,000 का था। तो नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है, नॉर्मल केस रैंकिंग, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल केस रैंकिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। दूसरा एक और तरीके से करेंगे कि जो लास्ट आपके पास में प्रोजेक्ट है, ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट जो आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कौन सा था सर, सी, उसको आप चेंज करेंगे विद द नेक्स्ट अल्टरनेटिव। लास्ट प्रोजेक्ट चेंज, लास्ट प्रोजेक्ट चेंज विथ नेक्स्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेटिव। ओके, तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव से आपको उसे चेंज करना है, यहाँ पे समझ लीजिएगा अल्टरनेटिव लिखा है। तो दो तरीके से कैलकुलेशन करनी है, नेक्स्ट अल्टरनेटिव से भी करनी है और फिर उनका देखना है कि एनपीवी किसका ज़्यादा है, वो आपका सिलेक्ट होगा। तो इसको हमने यहाँ पे सिंपली एक स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है। सबसे पहला पॉइंट डिविजिबल और नॉट डिविजिबल, यहाँ पे आप जो है लिख भी लेंगे, रेफरेंस देंगे कि कौन सा इलस्ट्रेशन है, उसके लिए हम देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, 13 सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, कि जब ये हम नोट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 का, ठीक है। ये नोट्स आपके डाउनलोड कर नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपके पास में बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, इसमें दो मेथड आपको अलग से पढ़ाई गई है, ठीक है। ये मेथड कहती है कि जब आपके पास में प्रोजेक्ट में इन इक्वल लाइफ्स होती है, ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है हमने करा, इसमें माना जाता है कि सर हर एक प्रोजेक्ट की सेम लाइफ है, मतलब कि मान लीजिए प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई दिया है, तो मान लीजिए 5 साल का है तो सारे के सारे 5 साल के ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगर आप समझिए कोई एक प्रोजेक्ट है जो 2 साल चलेगा, 2 साल में आप जितना डालोगे उसका डबल दे देगा, ठीक है, लेकिन दूसरा कोई प्रोजेक्ट है वो जो 10 साल चलेगा और आपको ट्रिपल पैसा देगा, ठीक है, ट्रिपल। तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा सर, पहला वाला ही अच्छा रहेगा क्योंकि 2 साल में आपको जो है डबल दे रहा है, ठीक है, और वो 10 साल में, दूसरा जो है 10 साल में ट्रिपल देगा, तो आपके पास में कौन सा रहेगा अच्छा। ऑब्वियसली आपके पास में जो है पहला वाला अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि आपने जो है लाइफ को कंसिडर किया कि 2 साल में डबल दे रहा है। अगर हम जनरली अमाउंट को कंसिडर करें तो आप कहेंगे कि तीसरा है क्योंकि वो ट्रिपल पैसा दे रहा है, ये डबल दे रहा है। देखिए लाइफ को भी देखना पड़ता है, लाइफ अगर इक्वल है तो फिर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज्यूम किया जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया कि ईयर नहीं गिवन है तो। लेकिन तब क्या होगा जब क्वेश्चन ने खुद से यस भी दे रखे और इन इक्वल लाइफ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14, जिसके लिए दो ही मेथड अप्लाई होती है जब इन इक्वल लाइफ्स होती है, ठीक है। देखिए दो प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 में दिख रहे हैं, अगर इसे पढ़े तो हाल लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहता है मॉडराइजिंग द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो है फैसिलिटी, ये मॉडराइज कर रहे हैं, मतलब कि इसमें चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके पास में टू प्रपोजल है। कहता है कि एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लो है आपके पास में इसके प्रोजेक्ट के, वो सारी चीज़ें गिवन है और एनपीवी भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एनपीवी जो है वो 12% के हिसाब से है। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कहा था ऑलवेज आपको क्वेश्चन तो ये परसेंटेज देगा ही देगा, अगर एनपीवी का क्वेश्चन है तो एनपीवी तो आपको ऑलवेज देगा, ठीक है। और इसी के साथ वो आईआरआर भी दे रहा है,
ठीक है, नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। कहता है कि प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। इसने कहा था सर 2 प्रपोज़ल है, 2 प्रपोज़ल ये रहे। प्रोजेक्ट ए कहता है कि एक काम करिए कि आप जो है 40 लाख का खर्चा करेंगे यहाँ पे, और रिटर्न आपको कुछ इस तरीके से 6 साल तक मिलता रहेगा। एनपीवी जो है वो 12% के हिसाब से मिलेगा। आईआरआर जो है वो आपका रहेगा। सर आईआरआर का मतलब फिर से एक बार याद करवाएंगे? आईआरआर का मतलब क्या होता है वो एक एक बार याद करवाएंगे, जो बेस है। सर आईआरआर का मतलब होता है कि जहाँ पे एनपीवी बिकम ज़ीरो, एनपीवी बिकम ज़ीरो। आईआरआर का मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि आईआरआर वो परसेंटेज है, अगर उससे हम यहाँ पे जो इनफ्लोज है उसको हम जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो वो आउटफ्लो के इक्वल हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था, ये ऑलवेज याद रखना है। ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अगर ये याद नहीं है तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आई थिंक पहला ही ऐसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 आपके मॉड्यूल में पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि अगर ये चीज़ आपको नहीं पता कि आईआरआर का मतलब क्या होता है, कि वो परसेंटेज जिसे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करें, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें इनफ्लो को, ठीक है, तो वो आउटफ्लो की इक्वल हो जाएगी। ये वो परसेंटेज है, इसका मतलब आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, यहाँ पे ये माना जाएगा, मतलब कि एनपीवी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आईआरआर का मतलब ये होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 तभी सोल्व कर पाएंगे जब ये आपको चीज़ पता है। ठीक है, तो आईआरआर यहाँ पे 17.47%। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है कि जितना भी इनफ्लो है आपके पास में, ये जो इनफ्लो है 1 से लेके 6 तक इतना इनफ्लो है, इसे अगर 17.47% के हिसाब से अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर 40 लाख ही आएगा, क्योंकि आईआरआर का मतलब होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आपका ऑलवेज आपका क्या आएगा सर, आपका ऑलवेज आपका ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें थी जो आप पढ़ के आते थे वो चीज़। बी प्रोजेक्ट की बात करें तो कहता है कि 20 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, 3 साल तक ही मिलेगा। 3 साल तक, बाकी के ईयर तो ज़ीरो। इसका मतलब 3 साल तक ही इनफ्लो मिलेगा। इनफ्लो कुछ 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख मिलेगा। आपके पास में एनपीवी है और परसेंटेज आईआरआर का है। सर यहाँ पे अगर हम जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, जनरल स्टूडेंट नहीं, हम जनरल पर्सन की बात करते हैं, जिसको यहाँ पे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आता, अगर हम उसको ये डिटेल दें और कहेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा सर, वो बोलेगा कि सर एनपीवी किस में ज़्यादा है, या मतलब कि प्रॉफिट, एनपीवी का मतलब प्रॉफिट, राइट, कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो कहता है कि एनपीवी इसमें ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि प्रोजेक्ट बी जो है वो 20 लाख मांग रहा है, 3 साल में इतना रिटर्न देगा, मतलब कि 3 साल में इतना रिटर्न देगा। प्रोजेक्ट ए जो है 40 लाख मांग रहा है लेकिन 6 साल तक चलेगा। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा है। अब एफएम के स्टूडेंट ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे, और यहाँ पे ये देखेंगे कि ये दोनों की कंपैरिजन तब हो पाएगी जब इसकी लाइफ को हम इक्वल करें। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट बी को 6 साल में कन्वर्ट किया जाए, या फिर प्रोजेक्ट ए को 3 साल में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तभी तो दोनों की इक्वल लाइफ होगी। तो या तो 6 साल में प्रोजेक्ट बी को कन्वर्ट करो, या फिर प्रोजेक्ट ए को जो है वो 3 साल में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए को हम 3 साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 3 साल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ए की कंडीशन है कि हम 6 साल तक ही चलाएंगे। ठीक है, उसे 3 साल में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट बी में हम कर सकते हैं। कैसे सर? प्रोजेक्ट बी में हम यह सोच सकते हैं कि जैसे ही तीसरे साल में प्रोजेक्ट बी खत्म होगा, हम वापस से क्या करेंगे सर, वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और री इन्वेस्ट करने से वो वापस 3 ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट बी को 6 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है, और यही ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। अगर आपको लग रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे कोई चीज़ मुझे नहीं लग रही। ऐसा ही करना पड़ेगा आपके पास में। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास में यहाँ पे कहता है कि आइडेंटिफाई करिए कि प्रोजेक्ट कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले इक्वल लाइफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट बी को जो 3 साल का है उसे 6 साल में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, 6 साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा भाई 3rd ईयर में प्रोजेक्ट बी खत्म हो जाएगा, तो वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे, और री इन्वेस्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे उसे 3 साल तक चलाया जाएगा। 3 साल में जैसे ही री इन्वेस्ट होंगे 6 साल पूरे हो जाएंगे। फिर तो हम कंपैरिजन कर ही सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए, ऐसी चीज़ करने के लिए हमारे पास में 2 चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने आपको ये मेथड कही, उसे हम कहते हैं आपके पास में रिप्लेसमेंट चेन मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड में क्या होता है कि हम दोनों प्रोजेक्ट को देखते हैं, और दोनों प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिसकी कम लाइफ है वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट बी जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लाइफ जो है वो कम है।
ठीक है, तो हमने क्या कहा कि उसको बढ़ा दिया जाए, वापस री इन्वेस्ट करके बढ़ा दिया जाए। लेकिन ध्यान रहे सर, रिप्लेसमेंट चेन मेथड तभी अप्लाई होता है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड तभी अप्लाई होता है जबकि उसकी लाइफ जो है उसमें री इन्वेस्ट करने से उसके इक्वल हो जाए, दूसरे प्रोजेक्ट के इक्वल हो जाए। मतलब कि यहाँ पे मैं कहूँ कि सर अगर ये 4 साल का प्रोजेक्ट होता तो री इन्वेस्टमेंट करने से ये 7 साल 8 साल का हो जाता। मेरी बात समझिएगा बड़े ध्यान से। ये कितने साल का प्रोजेक्ट है 6 साल का सर। ओके, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में 10 लाख वापस से मिलने वाले हैं, ठीक है, 10 लाख मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट बी 4 साल का है, ठीक है। रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या कहता है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड कहता है कि जिसकी लाइफ कम है, प्रोजेक्ट बी की लाइफ कम है, कितने साल की है, मैंने कहा 4 साल की है, ठीक है। जिसकी लाइफ कम है ना उसको री इन्वेस्टमेंट करवा दो। तो अगर मैं इसे री इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो और 4 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4 साल बढ़ जाएंगे, मतलब कि पहले के 4 साल और प्लस 4 साल, मतलब कि 8 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। तो अब कंपैरिजन हो सकती है, आंसर इज नो। ये तो उल्टा दिक्कत हो गई क्योंकि 6 साल करने थे, या 8 साल हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट चेन मेथड कभी अप्लाई होता है जब उसका री इन्वेस्टमेंट करने से इक्वल लाइफ हो जाए, ठीक है। ये ऑलवेज चीज़ ध्यान रखिए कि री इन्वेस्टमेंट चेन रिप्लेसमेंट चेन में सॉरी रिप्लेसमेंट चेन मेथड तभी अप्लाई होगा, रिप्लेसमेंट चेन मेथड तभी अप्लाई होगा जब इसको री इन्वेस्ट करने से, ठीक है, जो टोटल आपके लाइफ आएगी, टोटल आपका ईयर आएगा, ठीक है, वो इक्वल हो जाए नेक्स्ट आपके पास में जो कंपेरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाए नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब कि इसको री इन्वेस्ट करूंगा तो कितने साल हो जाएंगे थे, 3 साल और बढ़ जाएंगे, मतलब कि 3 साल तो पहले थे प्लस 3 हो जाएंगे, तो टोटल आपके पास में कितने 6 ईयर हो जाएंगे। इसकी लाइफ कितनी है सर, 6 ईयर। अगर ये इक्वल हो रहे तो ही रिप्लेसमेंट चेन मेथड अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा, राइट। लेकिन आपको थियरी याद होनी चाहिए कि रिप्लेसमेंट चेन मेथड तभी अप्लाई होगा जब मैं कहूँ कि उसको री इन्वेस्टमेंट करने से इक्वल लाइफ हो जाए, ठीक है, तभी रिप्लेसमेंट चेन मेथड अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, आंसर इज यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल और इन्वेस्ट कर देंगे तो 6 साल हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 साल है, यहाँ पे भी 6 साल, कंपेरिजन हो सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट चेन मेथड अप्लाई हो सकता है। ये सबसे पहली मेथड। देखिए अनइक्वल लाइफ से तो दो ही मेथड आपके पास में होती है जिससे आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने कहा रिप्लेसमेंट चेन मेथड, दूसरा मैं कहूँगा बाद में। रिप्लेसमेंट चेन मेथड कब अप्लाई होता है ये सबसे पहले आपको समझ में आया। अब कैसे अप्लाई होगा, तो जैसे कि मैंने कह दिया कि थर्ड ईयर का जैसे ही ख़त्म होता है ना, मैं थर्ड ईयर के एंड में क्या करूँगा सर, आपका वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा। री इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट बी का खर्चा कितना है, 20 लाख। तो 20 लाख वापस से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। 20 लाख जो है वो आप वापस से यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में वापस से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पे, 7 लाख, वही मिलेगा जो पहले था, ठीक है। प्रोजेक्ट का सेम ही चीज़ है, 13 लाख यहाँ पे, और यहाँ पे 12 लाख, तो यहाँ पे 12 तो हो गई ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या सर, 6 साल का लाइफ, ठीक है। और अब हम कंपैरिजन कर पाएंगे। सबसे पहले इसका यहाँ पे एनपीवी निकाल लीजिए। सर एनपीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इनफ्लो इनटू पीवी वेक्टर करना पड़ेगा, तो इसके लिए पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए नोट्स में इसे ऐड करना मुझे ज़रूरी लगता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम पॉइंट का नाम देंगे, हम सेकेंड पॉइंट पे आए, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हेडिंग देंगे अनइक्वल लाइफ। यहाँ पे जो हेडिंग दिया है वही हेडिंग देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अनइक्वल लाइफ, प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ, ठीक है। तो हेडिंग वही देंगे, तो प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइव्स, ठीक है, अनइक्वल लाइव्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर अनइक्वल लाइव्स है तो यहाँ पे दो मेथड होती है। उसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। पहली मेथड जो आपकी रिप्लेसमेंट चेन मेथड है,
उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरी मेथड भी समझाऊंगा। तो मेथड वन, दो मेथड होती है इसे सॉल्व करने की। हम सबसे पहले मेथड वन देख लेते हैं। मेथड नंबर वन, ठीक है, कौन सी है सर? रिप्लेसमेंट चेन मेथड, ठीक है। रिप्लेसमेंट चेन मेथड, ठीक है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए कि अप्लाई ओनली, अप्लाई कब होगा वो सबसे पहले लिख लीजिए, अप्लाई, ठीक है, अप्लाई यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए कंडीशन लिख दी है मैंने, कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ और एक बार रिपीट करेंगे कि कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो देखिए कि दो प्रोजेक्ट आपको गिवन है, दो तीन जितने भी गिवन है, मैक्सिमम आपको दो ही दिया जाएगा, क्योंकि ये मेथड जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अगर पूछना ही है क्वेश्चन तो ऐसा ही कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, सेम जहाँ पे दो प्रोजेक्ट दिया होगा। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट आप देखिए, क्या अनइक्वल लाइफ है? इक्वल लाइफ है तो फिर इलस्ट्रेशन नंबर 13 लग जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एनपीवी का परसेंटेज निकालेंगे, रैंकिंग देंगे और हम बता देंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि सर अगर प्रोजेक्ट की लाइफ इक्वल है तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 लग जाएगा। लेकिन अगर इलस्ट्रेशन नंबर 14 की बात करें कि जहाँ पे इक्वल लाइफ नहीं है, और अगर इक्वल लाइफ नहीं है तो हमारे पास में दो मेथड आ जाती है, जब से जिसमें हम सबसे पहले रिप्लेसमेंट चेन मेथड पढ़ रहे हैं, दूसरी मेथड भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्लेसमेंट चेन मेथड कहता है कि मैं तो तभी अप्लाई होऊंगा, रिप्लेसमेंट चेन मेथड कहता है मैं तो तभी अप्लाई होऊंगा, सबसे पहले तो ये अनइक्वल लाइफ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देख रहे हैं ऑब्वियसली, हम मुझे तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि अनइक्वल लाइफ है, एक की 3 साल की है और दूसरे की 6 साल की है। तो हाँ जी, पहली कंडीशन फुलफिल कि अनइक्वल लाइफ होनी चाहिए। आंसर इज यस, अनइक्वल लाइफ है, आप देख सकते हैं। दूसरी और मेन कंडीशन ये कहती है कि जिसकी अनइक्वल लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे जो लेस लाइफ वाला है, मतलब कि प्रोजेक्ट बी जिसका 3 साल था और प्रोजेक्ट ए 6 साल, तो जिस लेस लाइफ किसकी है सर? प्रोजेक्ट बी की। तो उसे अगर हम री इन्वेस्ट करें तो वो इक्वल होना चाहिए प्रोजेक्ट ए के, मतलब कि उसे री इन्वेस्ट किया तो हमने कितनी लाइफ हो गई? 6 साल की। इक्वल होना चाहिए प्रोजेक्ट ए, तभी अप्लाई होंगे। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आपका रिप्लेसमेंट चेन मेथड अप्लाई होगा, जो मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर चुका। तो अब तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे आप ये, ठीक है, इस चीज़ को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट ए का तो एनपीवी वही रहेगा, क्योंकि एनपीवी तो निकाल के ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन प्रोजेक्ट बी का एनपीवी वही नहीं रहेगा क्योंकि हम इसे फर्दर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बी का एनपीवी वापस से निकालना पड़ेगा क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एनपीवी ऑफ तो आपके सामने मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है। बिल्कुल एनपीवी हम पढ़ ही चुके हैं, एनपीवी निकालता है कैसे? ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो, कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर करेंगे, एनपीवी आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो यहाँ पे वही चीज़ करनी है और कोई नहीं है। ईयर कितने हो जाएंगे सर? अब ईयर हो जाएंगे 6, ठीक है, वैसे 3 साल की लाइफ थी, अब 6 हो जाएंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 साल की लाइफ, ठीक है। बताइए कैश फ्लो कितना है सर? ईयर 0 पे खर्चा होगा 20 लाख, ठीक है, 20 लाख का खर्चा होगा, ठीक है, 20 लाख, ठीक है। ये यहाँ पे 7 लाख का यहाँ पे खर्चा है तो माइनस दिखाना, ये तो चीज़ पता है। और ईयर 0 पे ऑलवेज पी फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे तो 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ईयर 1 कितना देगा? 7 लाख रुपए देगा, 7 लाख। तो 7 लाख यहाँ पे लिख देगा इनकम। इसके बाद ईयर 3 13 लाख, ईयर 4 12 लाख,
उसके बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब इक्वल लाइफ करने के लिए हमने क्या कहा सर, रिप्लेसमेंट चेन मेथड कहता है कि जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है उसी साल के एंड में वापस री इन्वेस्ट कर दो, वापस से री इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है, देखिए यहाँ पे डायग्राम कि ईयर 0 पे 20 लाख का खर्चा, ईयर 1 पे 7 लाख का, ईयर 2 के 13 लाख रुपए मिलेंगे, खर्चा नहीं है, ये इनकम है, ईयर 1 से इनकम होगा। थर्ड ईयर में इनकम होगा 12 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ है उसी के एंड में, मतलब कि थर्ड ईयर के एंड में एक वापस से री इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब कि वापस से खर्चा कर दो। कितना प्रोजेक्ट का खर्चा है, 20 लाख, वापस से री इन्वेस्ट करो। ऐसा मैं क्वेश्चन ऑलरेडी एनपीवी में करवा चुका हूँ, जहाँ पे खर्चा अलग से वापस से दूसरे किसी ईयर में होता है। जो अगर मैं आपको वापस से वो चीज़ याद करवाऊँ तो ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, देख लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन। जहाँ पे मैंने कहा था, एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे थर्ड ईयर में वापस से खर्चा होने वाला, तो मैंने क्या कहा था सर, खर्चा उसी साल जिस साल में होने वाला है उसी साल आपको उसे माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ तो करनी है भाई, क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, थर्ड ईयर में 12 लाख है ना, 12 लाख माइनस 20 लाख कर दो, खर्चा होने वाला है 12 लाख की इनकम है, माइनस 20 लाख करेंगे, ठीक है। 20 लाख का वापस से खर्चा होगा। तो यहाँ पे सर बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा 20 माइनस 12, मतलब कि माइनस 18 आ जाएगा। 20 माइनस 12 मतलब कि माइनस 8, सॉरी। तो 8 लाख आपके पास में आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा सर, माइनस, ठीक है, माइनस 8 लाख, ओके। और फोर्थ ईयर में वापस से इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, वही 7 लाख की इनकम होगी, वही 13 लाख का इनकम होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया भाई, 13 लाख का, हाँ सही है सही है, क्वेश्चन में 3 साल की है ना इनकम, हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कैसे हो गया, 6 साल चलना चाहिए था। अच्छा, 13 लाख की यहाँ पे इनकम होगी, और 12 लाख का थर्ड ईयर में, मतलब कि सिक्स ईयर में 12 लाख रुपए मिलेंगे। और इस तरीके से हो जाएगा आपके 6 साल की लाइफ, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका था, ठीक है। तो ये तो आपके लिए आसान है। चलिए, 12% के हिसाब से पीवी फैक्टर बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 + 12%, मतलब कि 1.12। तो 1/1.12 करेंगे, फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर मिलेगा 0.8928, ठीक है। डी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो हम लेंगे ही लेंगे, हमारा रूल है, ठीक है। कितना भी ले सकते हैं, आईसी मॉड्यूल कभी कभार 3 लेता है, कभी कभार 4 लेता है, हम ऑलवेज 4 लेंगे अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा है तो। अगर क्वेश्चन पी फैक्टर देता है तो फिर कंपलसरी वही लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, ओके। इसके बाद सेकेंड ईयर का इक्वल टू प्रेस करते चलना है सिर्फली, ठीक है। 7972 इक्वल टू, और एक बार प्रेस करेंगे, थर्ड ईयर का मिलेगा 0.7118। इसके बाद और एक बार इक्वल टू, तो 0.6355। इसके बाद और एक बार इक्वल टू 0.5674, और एक बार इक्वल टू, तो ये सिक्स ईयर का आपको मिल जाएगा 0.5066, ठीक है, 5066। लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर फटाफट से निकालिए, 7 लाख इंटू 0.8928 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6,24,960। मेमोरी प्लस में डाल दूंगा, ये मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस, ये चीज़ें मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है, यूज़ क्या होता है। चलिए, 13 लाख इंटू 0.7972 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10,36,360, ठीक है, मेमोरी प्लस। इसके बाद 8 लाख है लेकिन माइनस है, यहाँ पे थर्ड ईयर में 8 लाख माइनस है, बिकॉज ऑफ वापस री इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो हमारा खर्चा हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो 8 लाख है लेकिन माइनस है, इंटू करेंगे 0.7118 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5,05,69,440, लेकिन ये क्या दिख रहा है सर, माइनस, तो मेमोरी प्लस में डाल दूंगा। इसके बाद आगे 7 लाख इंटू 0.6355 इज इक्वल टू, तो 4 लाख
44,850, ठीक है। मेमोरी प्लस में डाल दूंगा, जीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ का मैंने अलग सेपरेट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है, ठीक है, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी एफएम की। इंटू 13 लाख इंटू 0.5674, तो यहाँ पे 7,37,620, ठीक है। इसके बाद 12 लाख मेमोरी प्लस करके, ठीक है, 5066 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 607920। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। एनपीवी निकाल लेंगे सबका टोटल निकाल के। अगर मैं यहाँ पे मेमोरी रिकॉल करूँ और -20 लाख, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, कुछ 8,82,270। लीजिए, इसका एनपीवी निकल के आ गया, इसे हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका आंसर। अब दोनों की कंपैरिजन कर सकते हो बड़े आराम से। अब दोनों प्रोजेक्ट की कंपैरिजन आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लीजिए, तो अब यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट ए का तो ऑलरेडी एनपीवी वही रहेगा जो था, ठीक है। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी वही रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया। बी में हमने चेंजेस करे री इन्वेस्टमेंट करके, तो बी का न्यू एनपीवी आ गया। तो अब यहाँ पे देखें कि एनपीवी, अगर आप यहाँ पे देखें तो एनपीवी नेट अमाउंट, ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके देखे, नेट अमाउंट देखे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की बात करें तो उसका एनपीवी है कितना, एनपीवी है 6,49,094, ठीक है। तो 6,49,094 रुपीज़, ये सारी रुपीज़ में है चीज़ें, ठीक है। और बी का हमने अभी अभी निकाला न्यू एनपीवी 8,82,270, 8,82,270। बताइए किसका एनपीवी ज़्यादा, बी का, तो वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट होगा सर, प्रोजेक्ट आपका बी सिलेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, एनपीवी का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। खर्चा माइनस करके कितना प्रॉफिट बच रहा है, तो खर्चा माइनस करके प्रॉफिट बच रहा है 8,82,270, जिसे हम कहते हैं नेट अमाउंट, मतलब कि इतना प्योर प्रॉफिट है आपके पास में, राइट। तो ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास में, एक बार मैं सॉल्यूशन में भी देख लूँ इन लोगों ने कैसे कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले ये चीज़ निकाली, अच्छा इसका एनपीवी कैसे निकाला वो तो दिया ही नहीं, बहुत बढ़िया। नमस्कार, नमस्कार, इन बुक्स को नमस्कार करते हैं हम। यहाँ पे कहता है कि हमारा लाइफ जो है वो तो हमने एक्सटेंड कर दिया 6 साल, और डायरेक्ट उसका एनपीवी निकाल दिया 8,82,403, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा वही आ रहा है 8,82,270, सर 403 और हमारा आ रहा है 207, इस तरीके से, मतलब कि सर डिफरेंस क्यों, डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों ने जो कैलकुलेशन किया होगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया होगा, 3 डिजिट, इस तरीके से कैलकुलेट करा होगा, इसलिए, ठीक है। लेकिन क्या सर हमने 4 डिजिट लिया है तो क्या ये भी हमारा राइट है, आंसर इज़ 100% यस। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एनपीवी खुद देता तो कंपलसरी वही लेना पड़ता फिर तो, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्टली दिया होता कि 3 डिजिट लेना है, या फिर डायरेक्टली हमें पीवी फैक्टर गिवन होते तो कंपलसरी वही लेने पड़ते। लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम 4 डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर ऑलवेज 100% करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं गिवन है कि पीवी फैक्टर कितना लेना है, कौन सा लेना है, ऐसा कुछ, सिर्फ परसेंटेज दे दिया, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट किए हैं, हमारा आंसर ऑलवेज करेक्ट माना जाएगा, ऑलवेज करेक्ट आपके पास में, राइट। तो हमारा पास में यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है सर, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो बी मोर अट्रैक्टिव हमें दिख रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट, वैसे तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है।
तो प्रोजेक्ट बी ज़्यादा बेहतर है। ये था आपका रिप्लेसमेंट चेन मेथड। इन लोगों ने जो है एनपीवी निकालना ट्रिक ही नहीं बताया। तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन देखेगा सॉल्यूशन, तो उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि 8,82,403 आया कैसे। ठीक है, तो भाई एनपीवी निकाला है और कुछ नहीं करा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे सेकंड मेथड पे आइए। सेकंड मेथड आपके पास में होती है इक्विवेलेंट एनालाइज्ड मेथड। इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड, तो हेडिंग दे देंगे अब सेकंड मेथड का। ठीक है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, राइट। मेथड नंबर 2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दूसरा मतलब री इन्वेस्टमेंट करे तो इक्वली होना चाहिए वरना मेथड अप्लाई नहीं होगी, ऐसी कोई झंझट नहीं है। ये इसमें सिंपली बात करेगा रिप्लेसमेंट, आपके पास में चेन मेथड खत्म हुआ, इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड। तो मेथड नंबर 2, ठीक है, इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड। ये सबसे बढ़िया मेथड रहती है क्योंकि ये जैसे ही शुरू होती है उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, स्टूडेंट को ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बेसिकली ये भी कोई बुरी मेथड नहीं है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड मतलब कि कोई इतना हार्ड नहीं है। सिंपली क्या करना था भाई, प्रोजेक्ट जिसका लेस लाइफ था उसे जो है एक्सटेंड करना था, ठीक है, और दूसरी बार री इन्वेस्ट करके उसका एनपीवी निकालना था, बस इतना ही था। एनपीवी फिर कंपेरिजन करिए, ठीक है, तो ये भी आसान था। लेकिन इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड में क्या होता है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ता, इसलिए सबको स्टूडेंट को यहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें क्या करना होता है कि आपके पास में जो प्रोजेक्ट है उसके नाम लिखिए, ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में ही लिख रहा हूँ। प्रोजेक्ट कौन से है सर, प्रोजेक्ट है ए और प्रोजेक्ट है बी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि प्रोजेक्ट ए का जितना भी यहाँ पे एनपीवी है, ठीक है, उसको उसी के पीवी फैक्टर के सम के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय हमें करना है सम ऑफ पीवी फैक्टर, उससे डिवाइड कर देंगे पीवी फैक्टर, तो कुछ अमाउंट निकल के आएगा, उसे यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बी को लिखेंगे, उसका एनपीवी कितना है, ठीक है, और उसी के पीवी फैक्टर के सम के साथ डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ पीवी फैक्टर, ठीक है, उसके पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और अमाउंट निकाल लेंगे, और जो भी अमाउंट आए यहाँ पे लिख लेंगे। बस इतनी सी चीज़ करनी है और क्वेश्चन ख़त्म। दोनों की कंपैरिजन करनी है, जो ज़्यादा होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे और फिर वापस से इसके भी समझाएंगे, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्ट ए की बात करें, मुझे बताइए इनका एनपीवी कितना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, नहीं गिवन है तो निकाल लेंगे, नॉर्मली गिवन रहता है, ठीक है, इतना बड़ा कोई त्रुटि नहीं होता। तो यहाँ पे कितना एनपीवी है, 6,49,094, ठीक है, डिवाइड बाई इसका पी फैक्टर का सम चाहिए, सम ऑफ पी फैक्टर, ये गिवन है क्या, नहीं, सम ऑफ पी फैक्टर नहीं है, तो मैं सिंपली निकाल लेता हूँ भाई कितना परसेंट है इसका, 12% के हिसाब से है पी फैक्टर, ठीक है, एनपी मतलब पी फैक्टर ना वहाँ पे, हाँ। तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करूँगा, इक्वल टू 6 टाइम प्रेस करूँगा तो 6 ईयर, 6 साल है तो 6 साल का ही पी फैक्टर सम लूँगा ना, तो इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो देखिए 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ईयर का मिला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब जीटी प्रेस करूँगा, टोटल आ जाएगा 4.1114, लीजिए कर दीजिए डिवाइड बाय, तो 6,49,094, जिसकी लाइफ है 6 साल और 6 साल का पीवी फैक्टर है 4.1114। इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यह आंसर आ जाएगा आपके पास में 1,50,000, सॉरी, हाँ, 1,57,876, 1,57,876.63, या फिर 64 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 64 या फिर 63 आप लिखिए। तो ये चीज़ आपके पास में बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी काम करना है। कैसे सर, इसका एनपीवी कितना है प्रोजेक्ट बी का, सर 5 लाख। इसमें कोई यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई स्कीम नहीं आती, यहाँ पे सिंपली वही लिखना होता है जो है, 5,15,000
88, ठीक है। तो यहाँ पे 5,15,488 लिखेंगे, डिवाइड बाई उसका एनपीवी का फैक्टर सम लिखेंगे, ठीक है, सॉरी पीवी फैक्टर का सम लिखेंगे। तो इसके यहाँ पे 3 ही साल है, तो लिखिए इसका भी 12% ही है, कहा है क्वेश्चन ने 12% ही दोनों प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे 3 साल का पीवी फैक्टर लेंगे क्योंकि इसकी लाइफ 3 साल की है, हाँ 6 साल के मत लेना। तो 1/1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, GT प्रेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 2.4018। लीजिए काम खत्म। इसे मैं सही से लिख दूं, आपके पास में 5,15,488। लीजिए डिवाइड बाय करके आंसर निकाल लीजिए। 515,488 डिवाइड बाय 2.4018 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2,14,625.697। लीजिए, अब जिसका भी आंसर ज़्यादा होगा वो आपका बेहतर माना जाएगा। तो बताइए दोनों में से किसका एनपीवी ज़्यादा है? देखिए, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बी में आपके पास में एनपीवी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1,57,876 है, जबकि यहाँ पे 2 लाख है। तो एक बार मैं इसके सॉल्यूशन में आपको बताऊँ तो रिप्लेसमेंट चेन मेथड करता क्या है, उसकी पीवी फैक्टर के सम के साथ डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो पीवी फैक्टर के सम के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिया, ठीक है, देख लीजिए डिवाइड करने से वो अमाउंट आएगा, जिसका पी फैक्टर ज़्यादा आएगा, न्यू इक्विवेलेंट हमारे पास में जो अमाउंट जिसका ज़्यादा होगा वही सिलेक्टेड होगा। तो प्रोजेक्ट बी इज़ सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे लिख लेना प्रोजेक्ट बी इज़ सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। बेसिकली इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, ये एग्जांपल मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो या अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं नोट्स में इसे प्रोवाइड करके नहीं रखूँगा, इसे हटा दूंगा बेसिकली समझाने के लिए एग्जांपल। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास में मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया, मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसको ₹100 दिए, मैंने ₹100 दिए। मैंने कहा जा आप जाइए मार्केट में जाइए और चॉकलेट लेके आए, ठीक है। तो वो स्टूडेंट 5 चॉकलेट लेके आ गया, 5 चॉकलेट्स लेके आ गया। वहीं पे मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को भी 100 रुपये दिए, 100 रुपीज़। वो स्टूडेंट जो है वो 10 चॉकलेट लेके आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करनी है कि कौन सी चॉकलेट ज़्यादा महंगी है, कौन सी चॉकलेट ज़्यादा महंगी है, वो मुझे कंपैरिजन करनी है। तो क्या मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर सकता हूँ? तो ऐसे ही कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये भी 100 रुपये की आई, ये भी 100 रुपये की आई। अगर मुझे ये जानना है कि कौन सी चॉकलेट ज़्यादा महंगी है, कौन सी चॉकलेट ज़्यादा सस्ती है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा सर? हम पर चॉकलेट अगर वैल्यू निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। मतलब कि पहली अगर इस चॉकलेट की बात करूँ तो ये चॉकलेट जो है वो 100 रुपये की 5 आई है। मतलब कि अगर मैं 100 डिवाइड बाई 5 कर दूँ, 100 डिवाइड बाई 5 कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके कितने अमाउंट का है एक चॉकलेट। तो ये पता चल गया कि 20 रुपये का एक चॉकलेट है, 20 रुपीज़ पर चॉकलेट, ठीक है, पर चॉकलेट। और इसी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी 100 रुपये की ही आई है, लेकिन 10 चॉकलेट मिली है। तो 100 डिवाइड बाय अगर मैं 10 कर दूँ तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 100 डिवाइड बाय 10, मतलब कि 10 रुपये की एक चॉकलेट है। तो अब मैं डायरेक्टली पता लगा सकता हूँ कि महंगी कौन सी है, सस्ती कौन सी है, ठीक है। तो कुछ ना कहीं मैंने भी यहाँ पे वही किया है। अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट ए की कोई यहाँ पे अमाउंट है, एनपीवी है, प्रोजेक्ट बी का कोई एनपीवी है, दोनों का जो ईयर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और ईयर मतलब कि मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स ली है कि दोनों की चॉकलेट्स की जो आपकी संख्या है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ईयर डिफरेंट डिफरेंट था, यहाँ पे चॉकलेट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट करना है, तो मुझे उसी के चीज़ों के साथ मुझे
इन शॉर्ट मैं कहूँ पर ईयर के हिसाब से मुझे अमाउंट निकालनी पड़ेगी, मुझे पर ईयर के हिसाब से अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तब कंपैरिजन हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे ईयर डिफरेंट डिफरेंट है। ये अगर ईयर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसके अमाउंट से, उसी की अमाउंट से, मतलब कि 100 को 5 चॉकलेट से डिवाइड किया, यहाँ पे उसके एनपीवी को उसी के पी फैक्टर से डिवाइड करूँगा, उसी के पी फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पर ईयर अमाउंट मिल जाएगी, पर ईयर अमाउंट मिल जाएगी, पर ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पर ईयर अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं आराम से कंपैरिजन कर सकता हूँ सर, महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, इनकम को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनकम किसकी ज़्यादा है वो बेहतर है। ठीक है, तो इनकम किसकी ज़्यादा है वो बेहतर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा था इक्विवेलेंट आपके पास में एनालाइज मेथड। करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, उसका जो एनपीवी है उसी को डिवाइड कर देना है उसके नंबर ऑफ ईयर के पी फैक्टर से, सम ऑफ पी फैक्टर लेना है, राइट। तो सिंपल सा था। चलिए, तो ये मेथड भी आपके पास में ख़त्म। अब पढ़ाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं बचता, अब यहाँ पे सिंपली मुझे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन करवाने हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। एक पे बैक पीरियड वाला एक कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ही पे बैक पीरियड पे है, चलिए ये क्वेश्चन ही करवा दूँगा, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे, 16 में मैं पे बैक पीरियड करवाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको कौन सा करवाऊँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 हम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में पे बैक पीरियड करेंगे, पे बैक पीरियड। और ये कुछ बी पॉइंट है, तो वो बी पॉइंट भी हम देख लेंगे क्या है, कुछ सिंपल सा होगा तो हम देख लेंगे। ये भी आपके पास में होमवर्क में फिर रहेंगे। ठीक है, होमवर्क में रहेंगे ये, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मेन क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पे है, ये रहा मेन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 19 कहाँ है, अच्छा 19 बदल दिया गया है। जो ओल्ड मॉड्यूल थी, मतलब कि ओल्ड स्कीम, वहाँ पे बड़ा सा बेकार सा क्वेश्चन डाला गया था। अच्छा हुआ आईसीआई ने उसे चेंज करके एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लूँगा। बेसिकली आप अगर आप खुद करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 19 में। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ओबियसली बड़ा सा चैप्टर है। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।